नमस्कार, टीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच चल रही जुबाली जंग। भूपेश ने चिटफंड का मुद्दा उठाया तो रमन ने छापों को लेकर मांगा इस्तीफा। वहीं राहुल की फर्जी खबर के मामले में जमानत की बाधाएं कर रोहित रंजन लापता। रायपुर डीएसपी की शिकायत पर बोले यूपी के अफसर जो करना है कर लो। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में राजगीत से होगी प्रार्थना की शुरुआत, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। वहीं छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों में पड़े छापों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन के राज में 6,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला हुआ है, आईटी के छापे क्यों नहीं पड़े। वहीं आयकर छापे को लेकर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री बघेल से इस्तीफा मांगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनी में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह और उनका परिवार चिटफंड कंपनी के एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपनी सरकार में रोजगार मेला लगाकर चिटफंड कंपनियों में रुपए जमा करवाए। लोगों के 6,500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, कहीं तो निवेश हुए होंगे। प्रदेश में ईडी और आईटी वाले घूमते रहते हैं, इसकी जांच क्यों नहीं करते। लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है कि आप सीबीआई, ईडी, आईटी, डीआरआई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी में सप्लीमेंट अभी यहाँ रोज घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में आईटी और ईडी वाले घूम रहे हैं ना। अभी जैसे इन्होंने प्रश्न उठाया कि चिटफंड कंपनी का पैसा आखिर कहीं न कहीं इन्वेस्ट हुआ होगा, तो ईडी वाले उसको उसमें क्यों नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी केस में जिसमें एक पैसा न लिया न दिया और न कहीं एफआईआर है, और ईडी 5 दिन तक पूछताछ कर रही है। यहाँ 6,500 करोड़ का पैसा आम जनता का पैसा जो इन कंपनी में नियुक्त किया गया है, उसके लिए ईडी क्या कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पिछले दिनों आयकर विभाग के छापों को लेकर राज्य सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। रमन सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में कहा, 30 जून को कांग्रेस की भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ महतारी एक बार फिर शर्मसार हुई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव के दुर्ग स्थित आवास में आयकर विभाग ने 24 माह में दूसरी बार छापा मारा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगी के परिसरों समेत कुल 30 स्थानों में कार्यवाही की। 30 जून 2022 को जिस प्रकार आईटी डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई की और जितने अचल और चल संपत्ति जब्त किया, ये मैं कह सकता हूँ कि ये घटना छत्तीसगढ़ महतारी को इस घटना से शर्मसार होना पड़ा। और ये तय है, ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है। और कोरबा के बारे में, कोल के बारे में हम लोग कम से कम 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। प्रति टन 25 रुपया लेने का काम ये सरकार खुलेआम कर रही है। बच्चा बच्चा जानता है कोरबा का। इधर राज्य के सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह के बयान से यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में पड़े आयकर के छापे भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी राजनीतिक अभियान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जहां पर अपने विरोधी दलों से राजनीतिक रूप से नहीं निपट पाती, वहां पर आईटी, ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों को आगे करती है। आयकर विभाग की कार्यवाही के आधार पर रमन सिंह और भाजपा जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे इस कार्यवाही की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एक न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने रायपुर पुलिस की टीम मंगलवार को गाजियाबाद पहुंची थी, मगर यूपी की पुलिस ने आखिरकार रोहित रंजन को बचा ही लिया। वहीं इस मामले पर लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र पर सरकार को निशाना साधा है। रायपुर पुलिस की टीम न्यूज एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने ही वाली थी कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की टीम और नोएडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रायपुर की टीम के साथ इनकी जबरदस्त झड़प हुई। आखिरकार मंगलवार रात करीब 10 बजे यूपी की नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी दिखा दी। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया। रोहित कहां है, इसकी तलाश में अब रायपुर पुलिस जुटी हुई है। रायपुर पुलिस के डीएसपी उदयन बेहार द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक अब सीजी की पुलिस यूपी की पुलिस की बदसलूकी झेल रही है। गिरफ्तारी में खलल पैदा करने के बाद जब रायपुर की पुलिस ने यूपी पुलिस के अफसरों की शिकायत करने की सोची तो वहां भी कोई सहयोग नहीं मिला। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के बीच लड़ाई करवा रही है। बहुत बड़ा उस टीवी चैनल का कोई एंकर है, उस एंकर ने कोई फर्जी क्लिप दिखा दी
तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई है। होना चाहिए गिरफ्तार, क्यों नहीं होना चाहिए? वारंट है सर, वारंट है। वारंट लेके आई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचाने पहुंच गई। अब दोनों राज्यों की पुलिस गुत्थम गुत्था हो रही है। बताओ ये क्या हाल बना दिया देश का। चाइना से लड़ाई नहीं होती तुमसे, अपने देश के अंदर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से इन्होंने लड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत अरपा पैरी की धार से होगी। प्रार्थना सभा की अगुवाई मासिक आकलन में सर्वाधिक अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी करेंगे। इसी आधार पर प्रत्येक माह बच्चों का चयन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक प्रार्थना सभा में शाला नायक विद्यार्थियों को देश और प्रदेश की एकता समृद्धि के लिए शपथ दिलाएगा। इस दौरान इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसा एक प्रेरणा गीत गाया जाएगा। इसके अलावा समाचार पत्र से सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुख्य समाचारों की हेडलाइन का वाचन किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थी ही कोई नैतिक या प्रेरक कहानी सुनाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा। वहीं भारतीय संसदीय संस्थान जनसंख्या एवं विकास नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर कोरबा जिले में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में पूर्व सांसद व IAPD की उपाध्यक्ष वहीं प्रखर वक्ता विपल्लव ठाकुर शामिल हुए। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत थे। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला में पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर गांव से नेतृत्व पैदा किया। वे चाहते थे कि गांव से चुनकर भी लोग आएं, क्योंकि ऐसे लोग ही गांव का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं की जगह उनके पति प्रधान हो गए। मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हूँ। मेरे पास केस आते थे, हम देखने जाते थे, यहाँ तक कि गांव तक जाते थे कि क्या ये ठीक है या गलत है। फ़ायदा कोई नहीं उठाता है। मेरे पास पुरुष भी आते थे। मैं आपको एक बड़ी वो वैसी बात, एक मेरे पास पुरुष आया, उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है इस तरह से कि मेरी पत्नी जो है वो MA पास है, मैं 10वीं में, मैं शॉपकीपर। कहता अगर मैं उसको चाय बनाने के लिए कहता, वो कह देती है सर्टिफिकेट दिखा देती है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुझे पता था ना कि तेरा हस्बैंड ये? कहती हाँ। फिर मैंने कहा तूने शादी क्यों नहीं अपने माँ बाप को? मैं कहा इसको दुखी। तो ये दोनों तरफ से होता है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा कि सशक्तिकरण के लिए महिला को शिक्षित होना जरूरी है, तभी वह निर्णय लेने का अधिकार समझ पाएगी और सशक्त होगी। सांसद ने कहा कि महिला अबला नहीं है, जबकि अबला कहने वाले कमजोर हैं। काम करें और हमारे गांव को उन्नत रास्ते पे ले जाएं और विकसित करें, क्योंकि महिला बहुत ही सीधी सादी होती है और वो कभी कभी किसी दबाव में आके काम नहीं करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और निर्भीकता से काम करें। ये कार्यशाला में उनको यही बताया गया है कि ये पुरुष वर्ग का सहायता ले सकते हैं, मगर निर्णय उनके अपने होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।